हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 2 है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं वीडियोस वाली लिस्ट में जाऊंगी तो ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कराया हुआ है। ये है पार्ट 1। प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का जो पेपर है फॉरेंसिक साइंस का, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कराया हुआ है। तो जिन लोगों ने सॉल्व करा है, वो वीडियो देखा है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो अभी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पर मिलते हैं आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारा कंटेंट, सारे अपडेट्स और सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी चीज, लाइव चैट पर एक्टिव रहना। मैं यहाँ पर सभी के आंसर्स जो हैं लाइव चैट पर चेक करूंगी और वहीं पर मैं एक्टिव रहूंगी। तो लाइव चैट पर आप सभी को आंसर्स देने हैं। जिनने मेरा पिछला वाला जो है पार्ट 1 देखा, उन सभी को पता है कि मैं लाइव चैट पर ही एक्टिव रहती हूँ। तो आप सबको भी लाइव चैट पर एक्टिव रहना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पूरे के पूरे 65 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने सॉल्व कर लिया था। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 है। तो आज हम 66 से लेके 100 तक सॉल्व करने वाले हैं। सो इज एवरीवन रेडी टुडे? चलो जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ सभी लोग रेडी हैं क्या? तो हम स्टार्ट करें। फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और फिर हम जो है यहाँ पे आज का जो रहेगा पूरा पेपर निपटा देंगे। सॉल्व करके ही हम इसको मानेंगे। पूरा पेपर आज सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में मैं देखती हूँ जो अगला संडे आएगा, होपफुली जो है नेक्स्ट संडे कब आना है बताओ? आज है, कितनी डेट है आज संडे है ना? ओके 11th है, आज 11 तारीख है। आज अगला जो संडे है वो है 18 तारीख को। फिर एक और संडे आएगा 25 को। तो उसमें भी मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगी, या तो मैं किसी यूनिट के क्वेश्चंस करवाऊंगी या फिर जो है कोई पेपर, सैंपल पेपर ही मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। 2022 का जो पेपर है बेटा, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, इसलिए वो मैं फिर से नहीं सॉल्व करा रही हूँ। आप लोग जैसे ही डालोगे ना CUET PG फॉरेंसिक साइंस 2022 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रियांशी जैन, आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो वो वाला भी आप जो है देख लेना। समझ गए? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि असर्शन रीजन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है, DTT is used in protein electrophoresis as a reducing agent to cleave disulfide bonds। और रीजन है DTT breaks the secondary structure of protein result in linear structure। अच्छा, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा? असर्शन रीजन करेक्ट है या नहीं है, या रीजन करेक्ट है असर्शन गलत है, असर्शन करेक्ट है रीजन गलत है? तो जब तक आप लोग आंसर दो, मैं एक बात और बताती हूँ कि हमने जो है अभी तक कितने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग मेरे डेली लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे डेली लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लो, आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 7 यूनिट जो है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो काफी सारा जो है सिलेबस आपका कवर हो चुका है। अब आगे की यूनिट्स भी आने वाली हैं। कल से 8th यूनिट स्टार्ट होगी। तो सब लोग जो है पुराने वीडियोस देख लेना। समझ गए बात को? बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? मैंने पूरा जो है शेड्यूल बना के रखा है, ऐसा नहीं है, ये पूरा मंथ का देख रहे हो टाइम टेबल। मैं ना हर चीज मैनुअली करना प्रेफर करती हूँ। मुझे चाहती तो मैं यहाँ गूगल कैलेंडर पे सब कुछ डाल सकती थी, बट मुझे जो है यहाँ मैनुअली पेन पेपर से हाथ से जब तक कुछ ना लिखूँ ना, तब तक मेरा मन नहीं भरता। तो कुछ लोग जो है बोल रहे थे कि मैम हमको PDF दे दीजिए नोट्स का, हमें ये जो है PPT का PDF भी दे दीजिए। तो बेटा मेरे को क्या, मैं दे दूंगी, मैं सेंड कर दूंगी, बट होता क्या है कि फिर आपकी ना लिखने की आदत नहीं पड़ती है। और मैंने पहले भी कहा कि आप हाथ से खुद के नोट्स बनाओ, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज जाए। फॉर योर बेनिफिट ओनली आई एम सेइंग कि आप लोग खुद से लिखो। मैंने बुक्स दे दी हैं, मैंने स्टडी मटेरियल दे दिया है, लेकिन आप कहो कि मैं PPT का PDF शेयर कर दूं, तो वो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो वो मैं नहीं चाहती। समझ गए? चलो भाई, इसका जो आंसर है
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हिंदी में क्यों आ गया, ये है WC Macaron is best known for his contribution to which of the following? DNA forensics microscopy, forensic botany या forensic entomology। ये किसके लिए फेमस हैं, इनका आपको बताना है। तो ये जो है फोरेंसिक माइक्रोस्कोपी के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 68 अगेन स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एम्प्लॉयज अ मैग्निफिकेशन सिस्टम that exceeds the limit imposed by simple lenses. A second lens is placed in line with first lens which further enlarges the image. Statement 2 है, the total magnification of microscope is not determined by the product of two lenses. बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा गया है, इसमें क्या होगा? क्या आपको स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है? तो मैं बता दूं, स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट 2 है क्या वो सही है? एक्चुअली स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 गलत है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कहाँ है, हाँ, which one of the following metrics is best suited to distinguish between episodic and continuous exposure of drug or poison? टॉक्सिकोलॉजी का है ये। तो आई थिंक अभी टॉक्सिकोलॉजी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, बट मेरे वीडियोस हैं, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के मेरे वीडियोस हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, नहीं तो फिर जो है हमारा वीडियो तो आएगा ही, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी टॉक्सिकोलॉजी में क्योंकि वो लास्ट यूनिट है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बताओ हाँ क्या होगा, लिवर, किडनी, ब्लड या फिर हेयर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इन केस ऑफ chronic poisoning test conducted outside the body to know the possible potential of carcinogenicity is known as। अब देखो टॉक्सिकोलॉजी के ही यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इम्यूनोटॉक्सिक टेस्ट, इन विट्रो टेस्ट, इन वीवो टेस्ट या इंटॉक्सिकेशन टेस्ट। तो आंसर होगा आउटसाइड द बॉडी, तो होगा इसमें इन विट्रो टेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 compounds causing defect in reproductive process or causes fetal mortality or birth with defect is known as। compounds जो reproductive process में प्रॉब्लम करते हैं या फिर fetal mortality में दिक्कत करते हैं या birth में डिफेक्ट होता है, वो क्या होते हैं? ऑन्कोजेंस, प्रोकार्सिनोजेंस, सिनर्जिस्टिक्स या टेराटोजेनिक। ठीक है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्वर हैव रिवॉल्विंग सिलेंडर दैट कंटेन्स सेवरल चेम्बर्स ईच ऑफ विच होल्ड हाउ मेनी कार्टिलेज। रिवॉल्वर में रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है, ठीक है, सब में अपने अपने चेम्बर्स होते हैं, तो कितने कार्टिलेज होल्ड कार्ट्रेज होल्ड कर सकता है? 1, 2, 5 या 4? बोलो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इन नॉर्मल केस में द टाइम टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइगर मोर्टिस में कितना टाइम लगता है? राइगर मोर्टिस मतलब कि बॉडी का अकड़ जाना, ठीक है, तो राइगर मोर्टिस में डेथ के बाद राइगर मोर्टिस में कितना टाइम लगता है? 1.5 आवर्स, 1 to 2 hours, 3 to 6 hours या फिर 6 to 8 hours। देखो मेरा ऑटोप्सी पे, पोस्टमार्टम पे कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन में कुछ वीडियोस जिस पे मैंने राइगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, आर्गर मोर्टिस ये सब पढ़ाया हुआ है। तो बताओ जरा कितने घंटे लगते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जिनने 3 आंसर दिया है, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट आ जाओ 74 पे, मोस्ट सुटेबल पार्ट ऑफ बॉडी यूज फॉर डायटम टेस्ट। अरे ये तो डायटम्स का है, डायटम टेस्ट जब ड्राउनिंग होती है, डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग होती है और वो पूछा जाता है कि जो है हमें टेस्ट लगाना है तो हम बॉडी का कौन सा पार्ट लेकर जाएंगे, मसल्स, बोन मैरो इन फीमर, बोन मैरो इन अन्ना या लंग्स। अच्छा इसका आंसर तो आप लोग, जब तक मैं एक बात और बता दूं कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने कम्युनिटी पेज पर और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर कोई भी ग्रुप चैनल नहीं है अभी तक, ध्यान रखना, अगर कोई बना ले तो वो फेक रहेगा। टेलीग्राम पर, यूट्यूब कम्युनिटी पेज पर और इंस्टाग्राम का जो चैनल है मेरा उस पर अपडेट्स भी डालती हूँ। साथ ही मैं टेलीग्राम और कम्युनिटी पेज पर क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ, डेली के 2 क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ मैं, जिससे कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो होगा बोन मैरो इन फीमर। जो फीमर बोन होती है उसके बोन मैरो को, मतलब बोन, फीमर बोन भेजी जाती है, ठीक है, सीधी बात खत्म। कैसे क्या ये मैं जब पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। अब आओ आगे आ जाओ। Arrange the correct sequence. Arrange in correct sequence the general management followed in case of poisoning: stabilization, gut decontamination, antidote administration, elimination या symptomatic treatment। symptomatic treatment यानी symptoms को देख के हम treatment देते हैं, क्या होगा इसमें से, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इसको आप अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे, ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको जो है इजी कर देती हूँ कि सबसे पहले स्टेबलाइजेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए, ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टेबलाइजेशन होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं हम, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पे सी या बी, सी क्या है, सी है एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन और बी क्या है, गट डीकंटामिनेशन। तो आप क्या करोगे इसमें से, पहले आप एंटीडोट दोगे या फिर गट को डीकंटामिनेट करोगे? तो हम जो करेंगे वो है गट डीकंटामिनेशन। गट डीकंटामिनेशन करने के बाद में हम एंटीडोट देंगे, एंटीडोट लगाया जाएगा, इसके बाद में एलिमिनेशन किया जाएगा, डी, ठीक है, बॉडी से एलिमिनेट करेंगे और फिर जितने भी जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, 1 मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 76। टर्म fracture ALE signature is used to define fracture lay signature। इसका मतलब क्या होता है, रिंग फ्रैक्चर, फिशर्ड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर या सेपरेशन ऑफ सूचर लाइन। भाई मैं एकदम दिल की बात बता रही हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, मतलब ये क्वेश्चन जो है ऐसा लग रहा है ये कभी पूछा ही नहीं गया, ये पहली बार सुनने में आ रहा है, मुझे भी एकदम नया नया क्वेश्चन लग रहा है कि ये टर्म तो मैंने भी नहीं सुनी, ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ाई भी नहीं है। होपफुली अब मैं जो है इसका ध्यान रखूंगी कि आगे के लेक्चर्स में आपको जरूर पढ़ाऊं। ये टर्म जो है ये किस लिए यूज की जाती है, तो इसका मैं आंसर बताऊं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के लिए यूज की जाती है ना। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो हमें फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी है ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगी ये सब चीजें। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 जो कि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोल रहा है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इज प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैरिजुआना रेजिन। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। बताओ भाई कौन कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं क्या, या दोनों इनकरेक्ट हैं, या 1 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है, या 1 इनकरेक्ट है 2 करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आ जाओ 78 पे। ओके, अब देखो पूरे टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन है भाई। आप देख रहे हो, आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा इस पेपर में। इस पेपर का एक ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि जो क्वेश्चंस है ना वो यूनिट वाइज ही पूछे गए हैं, है ना। यूनिट वाइज ही क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट यूनिट से है, फिर सेकंड यूनिट से, फिर थर्ड यूनिट से, फिर फोर्थ यूनिट से, फिर फिफ्थ यूनिट से। तो जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं वैसे वैसे यूनिट वाइज क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। ये एक पैटर्न मुझे जो है देखने को मिला है, यानी कि हर यूनिट से क्वेश्चन है, हर यूनिट से। तो पॉइजन्स दिए हैं, उसके सिम्टम्स दिए हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट, थैलियम, आर्सन या और ब्रोमाइड।
क्या सिम्टम होता है ये बताना है। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है उसका होता है ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है, यानी कि हम ये वाला ऑप्शन जस्ट अ सेकेंड गलत ऑप्शन काट दिया। फर्स्ट वाला ऑप्शन कट कर दो, इरेज कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कट कर दो और कौन सा थर्ड ऑप्शन कट कर दो, यानी कि आपके पास में ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है। अब बताओ थैलियम जो है इसका क्या होता है अफेक्ट थैलियम का। तो थैलियम जो है ये ग्लुइन्स बेयर सिंड्रोम कॉज करता है। अब तो क्लियर हो गया, बी का फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। खत्म, आगे बढ़ते हैं। 79 muttering delirium is observed in poisoning of cocaine, heroin, organophosphates या धतूरा। देखो यहाँ हिंदी में भी लिखा होगा अल्प स्वप्निक प्रलाप, बहुत ज्यादा ही हिंदी लिखी है, आपको समझ नहीं आएगा। वो किसकी वजह से होता है, कोकेन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, हीरोइन या फिर धतूरा की वजह से। तो आंसर है धतूरा की वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। स्टेटमेंट है Asphyxia is a type of mechanical trauma in which the body is deprived of oxygen. इसमें क्या होता है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। हार्ट इज मोस्ट ससेप्टेबल ऑर्गन टू एस्फाइजिया। बताइए क्या आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही लग रहा है, कौन सा जो है इनकरेक्ट लग रहा है। पहला स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ ये सही है। अब सेकंड सही है या गलत है ये आप बताओगे। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट आर सही, बोथ स्टेटमेंट्स आर गलत। स्टेटमेंट 1 इज सही, स्टेटमेंट 2 इज गलत, या स्टेटमेंट 1 इज गलत, स्टेटमेंट 2 इज सही। तो ये वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, ये वाला फोर्थ कट गया ऑप्शन और ये हट गया। फर्स्ट या थर्ड में से आपको बताना है कि क्या होगा। मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 81 3 मेटल ब्लॉक्स ABC फिजिक्स के क्वेश्चन है यार। अब ये सब फिजिक्स आ गई। अब देखो आया समझ में। अब आखिरी की जो 2 यूनिट्स हैं आपकी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी है ना सिलेबस में। तो अब ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इनको आप सॉल्व करोगे। 3 metal blocks A, B and C of mass 10 kg, 20 kg, 30 kg rest on a frictionless table in a line. A is connected to B, B is to C by the 2 piece of string with the help of third string attached to C. The system is pulled to straight to right with a force of 60 Newton. What would be tension of first and second string? भाई ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, फिजिक्स का है डायरेक्ट। मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे। आंसर आपका आना चाहिए 10 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट, आज का पेपर जल्दी हो जाएगा। Next question is Michelson interferometer is used to measure length or change in length with great accuracy by means of diffraction. एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो काउंट कर लो, इस पेपर में जितने हैं ना उतने ही अप्रोक्स आएंगे। समझ गए। 81 से स्टार्ट है और 100 तक क्वेश्चन है, तो 81, 82, 83, 84 मतलब 20 क्वेश्चन अप्रोक्स आएंगे। समझ गए। ओके। Statement 2 as Michelson interferometer is used to measure length or change in length with great accuracy by mean of interference fringes का। बताओ स्टेटमेंट 1 या 2 में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों ही इनकरेक्ट है। आंसर है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर इनने स्टेटमेंट पूछ लिया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 K इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। फिर है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज। पढ़ लेना यार, इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता रही हूँ, मैं इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इसका आंसर है 1। ठीक है, रीड कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन इज अमंग द 4 कैप्शंस गिवन the appropriate sequence of 4 phrases given below to make meaningful sentence बनाना है। यहाँ बोला गया है only a part of light with electric field vector perpendicular to the plane incidence with will be refracted. Let this light be incident on the surface of the prism at Brewster angle. No reflection is अरेंज करना, एक पैराग्राफ बनाना है। देखो पहले तो आएगा आपका सी, एन अनपोलराइज्ड
unpolarized beam of light is incident at the Brewster angle on an interference of two media. ठीक है, सी के बाद आएगा ए, फिर डी और फिर बी. ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा. क्लियर, आगे बढ़े. आज के क्वेश्चंस फॉरेंसिक के नहीं है, आज के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के आने वाले हैं. अब देखो, सेंट्रल फोर्स, लॉ ऑफ पीरियड्स, सेम फोर्स for the same time causes the same change in momentum of different bodies या centripetal force. अब इन सबको आप जो है मैच करो, मैच द कॉलम है, मैच करके आंसर दो कौन सा किसका होगा. ए का आंसर मैं बता दे रही हूँ, ए का होगा फोर्स दैट प्रोड्यूस इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेंट, सेंट्रल फोर्स. अब बाकी का बताओ. लॉ ऑफ पीरियड, बी का क्या होगा, लॉ ऑफ पीरियड. तो देखो लॉ ऑफ पीरियड का होगा ये स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड वाला. तो ऑप्शंस देखते हैं हम. ए का है 2, ए का है 2, बी का है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट आओ. 86. Among the 4 options given, choose the most appropriate for the 4 phrases given below to make a meaningful sequence. Again meaningful sequence बोला है इन्होंने बनाने के लिए, मतलब एक पूरा सेंटेंस बनना चाहिए और कुछ मीनिंग निकलना चाहिए उसका, वो करना है. तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, अब आप ही इनके आंसर दो. 86 का आंसर अब आप मुझे कॉमेंट में दोगे, ठीक है. एज इट एंटर्स अ रेन ड्रॉप, ये तो पहला होगा नहीं. ऑफ वाइट लाइट टू सेपरेट, ये भी पहले नंबर पे तो बिल्कुल नहीं आएगा. विच कॉजेज द डिफरेंट वेवलेंथ कलर्स, अब ये भी नहीं आएगा यार. यहां से शुरू होगा डी से. सनलाइट इज फर्स्ट रिफ्रैक्टेड, ठीक है, सनलाइट इज फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एज इट एंटर्स अ रेन ड्रॉप. तो डी ए, एज इट एंटर्स अ रेन ड्रॉप which causes the different wavelength, C of white light, ये होगा D A C B. ऑप्शन देखो D A C B, ये रहा करेक्ट आंसर. मैंने ही बता दिया, रहने दो अब, कमेंट में मत बोलना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द phrase difference of two light waves can change if they travel through different media with different indexes of refraction. The reason for this is, क्या रीजन होगा इसका. Their wavelength is same in different media, their wavelength is different in different media, their wavelength is different in same media, या media has no effect on wavelength. क्या होगा इसका आंसर. आंसर होगा the wavelengths are different in different media. चलो 88 पे आओ. अब फिर यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इसको पढ़ो, इसको सॉल्व करो और आंसर जो है आपका क्या आना चाहिए, मैं आंसर बता दे रही हूँ. आंसर जो है इसका आना चाहिए 4 × 10⁻⁻19 जूल. इसको सॉल्व करना और मुझे सॉल्यूशन देना कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया. समझ गए. आ जाओ 89 पे आ जाओ. फिर से न्यूमेरिकल है. अगेन अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज ब्लैंक्ड एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the wheels of a race car and the road is 0.2. What will be the optimum speed of the race car to avoid wear and tear and its tire, and what will be the permissible speed to avoid slipping. हाँ, ये भी आपको जो है सॉल्व करना है और सॉल्व करने पे आपको ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए आंसर. आप इसका भी जो है सॉल्यूशन मुझे बताओगे, एटलीस्ट मुझे बताओगे कि कौन सा फॉर्मूला आगे कैसे सॉल्व करना है. समझ गए. क्वेश्चन नंबर 19. अ रोड इज ब्लैंक्ड करेंटली. फिर से देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स में यहाँ सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कराने वाली हूँ, ये सब आपको खुद सॉल्व करने हैं. 11th-12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री है यहाँ पे. अगेन इसका आंसर 200 km/h आना चाहिए. आप मुझे कमेंट में बताओगे सॉल्व करके. समझ गए आप. देखो जो बच्चे मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे ना, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा. अभी मैं एकदम से नहीं बोलूंगी कि क्या बेनिफिट मिलेगा, पर हाँ ये ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ आपको मेरी तरफ से बेनिफिट जरूर मिलेगा. समझ गए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैथ्स द कॉलम है यहाँ पे. अब देखो 91 से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है. केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन है इसके लिए, अब केमिस्ट्री आ गई है. तो अब देखो भाई जरा बताओ क्या होगा. मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का शेप पूछा गया है, तो क्या होगा, किसका शेप दोगे मुझे इसका कमेंट में आंसर. मैं नहीं बता रही हूँ इसका. 91 का आंसर आप कमेंट में दोगे मुझे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 92. For a molecule with d square configuration, the increasing order of energy varies
ऑफ वेरियस स्टेट इज, क्या होगा इसका आंसर? डी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 93 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय E2 मैकेनिज्म, इनमें से कौन सा E2 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो सकता है? तो वो है ये वाला। 94 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेमील्यूमिनेसेंस, सेमील्यूमिनेसेंस कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ 3 अमीनो पेथालिक साइक्लिक हाइड्राजाइड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस, बायोल्यूमिनेसेंस, और आखिरी है फोटोसेंसिटाइजेशन ऑफ मर्क्यूरी। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 95 पे हम आ गए हैं, बस हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं और पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा 5 क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से 95 का ये रहा। ये है बॉन्ड एनर्जी। मैच द कॉलम दिया हुआ है, मैच करके बताना है आपको क्या होगा, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रही हूं, इसका आंसर होगा ये। क्लियर? नेक्स्ट असर्शन और रीजन है। ये असर्शन रीजन का तो आप ही लोग आंसर दोगे। बोल रहा है असर्शन टर्शियरी हैलाइड रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंडरी हैलाइड, और रीजन इज टेस्ट कार्बोकेशन हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। टेस्ट कार्बोकेशन बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट 97 भी असर्शन रीजन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज हायर इन कंपैरिजन टू इथेनॉल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इथिलीन ग्लाइकोल हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वेयर एज इथेनॉल हैज अ सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक मिनट। ये स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज हायर इन कंपैरिजन टू इथेनॉल, करेक्ट। Ethylene glycol has 2 hydroxyl group whereas ethanol has single hydroxyl group, बिल्कुल करेक्ट है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ गए? 98। ठीक है, कितने लोग बोर हो रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चंस करने में? फोरेंसिक में मजा आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बोर हो जाते हैं। चलो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 है ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट्स एन एनर्जी मैक्सिमम, और स्टेटमेंट 2 है द फॉस्फोरेंस इज अ नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। बताओ क्या होगा आंसर? क्या सही और क्या गलत, क्या गलत और क्या सही? दोनों गलत या दोनों सही? बताइए आंसर इसका क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं बता देती हूँ, जो ऑप्शन है थर्ड वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फिर आ जाओ 99 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर आइसो इलेक्ट्रिक विथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इनमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रिक है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में? चलो यार इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, क्वेश्चन नंबर 99 का भी और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर भी आप मुझे कमेंट में दोगे। द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक डिटेक्ट द बॉन्ड लेंथ एंड एंगल, कौन सी टेक्निक से आप बॉन्ड लेंथ और एंगल पता कर सकते हो? रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव्स, एक्सरेज या यूवी रेडिएशन। तो देखो मैंने 96, 99 और 100 ये क्वेश्चन आपको दिए हैं कमेंट में आंसर देने के लिए, तो इन सबके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन भी दोगे कमेंट सेक्शन में। इट्स दैट क्लियर? अब चलो कंप्लीट हो गया ये हमारा। आई होप कि फाइनली 2023 का हमने पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम जो है अगले लेक्चर में कुछ और सॉल्व करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे यूनिट वाइज, तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।